जी और सभी बंधु जो कि इस मीटिंग में हैं, उनके उनको तो जैसा कि मुनिराज जी ने कहा कि इस समय हमें जैविक खेती पर बहुत अधिक ध्यान देना है। उसका दो कारण है कि 1965-70 के दशक में जो ये रासायनिक खेती शुरू हुई और उसमें जो हमने खाद का और दवाइयों का दिया, अब उसका दुष्प्रभाव आने लगा। और हाल के दिनों में जो खाद और इनके जो दाम बढ़ रहे हैं, जिससे कि खेती भी और लाभकारी हो रहा है। अतः जैविक खेती पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और इसके लिए आपको दो चीजों पर ध्यान बहुत देना होगा। एक तो खेतों की मिट्टी की स्वास्थ्य बनी रहे, तभी वह हमें स्वस्थ रख पाएंगे। और दूसरा, जो कीट रोग लगते हैं उसमें जैविक तरीके से उनका नियंत्रण हो तो हम अच्छा कर सकते हैं। और इस संदर्भ में, जैसे अगर आपको स्वस्थ खेती करनी है तो उसके लिए सबसे पहला तो तरीका ये होगा कि आप अपने मृदा को स्वस्थ रखें। उसके लिए जो दो तीन कारक हैं, एक तो कि हम कि गोबर की खाद का भरपूर प्रयोग करें। और उनको अच्छा बनाने के लिए, जैसे 1 क्विंटल गोबर में अगर 1 किलो सूडोमोनास या या ट्राइकोडर्मा के जो मिक्सचर होते हैं उनको डाल के 10 से 15 दिन तक छायादार जगह में थोड़ी सी नम स्थिति में रखते हैं तो पूरा का पूरा ढेर जो है सूडोमोनास और के से ट्रीट हो जाता है। और उसमें जो है आपकी कि खेतों से लड़ने की समस्या जो है क्षमता बढ़ जाती है। तो इसलिए, और दूसरी, जब भी मौका लगे तो मैंने कि आप खेतों में मैंने कि हरी खाद का प्रयोग करें। इसके लिए ढैचा या उसकी बुआई करें सनई की। और दूसरा ये है कि आप फसल को अदल बदल के करें जिससे कि रोग और इनका प्रयोग का प्रकोप कम हो। जैसे एक बार अगर आपने मैंने कि धान गेहूं वाली फसल लगाए तो उसके बाद अगर हम मैंने दलहन की फसल लगाएंगे तो खेत की उर्वरता शक्ति आम ही बढ़ेगी। तो और उसके बाद अब जो कुछ तरीके हैं कि अगर बीमारी लगते हैं तो उसमें कीट और बीमारी में दवाई तो हम डालेंगे नहीं। तो उसके लिए आपको प्रजाति जो है फसलों की जो आप बो रहे हैं वो ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि रोग और कीट कम लगते हों। उसके लिए आप अपने निकट के कृषि विज्ञान केंद्र या जो कृषि विश्वविद्यालय के हैं वहाँ के वैज्ञानिक से मिल सकते हैं। और आपको मैंने जैसे कहा कि कुछ काम है कि अगर आप करेंगे तो आपका खेत जो है मैंने स्वस्थ भी होगा और उसमें कीट ये सब कम लगेंगे। जैसे फसल चक्र अपनाएंगे। और दूसरा, अगर आपके मैंने कि गर्मी में खेत खाली है तो उसे गहरी जुताई करके छोड़ दें, तो जिससे कि उसमें जो भी खरपतवार के बीज हैं या कंद हैं वो मर जाएंगे और कीटों के जो प्यूपा लार्वा हैं वो भी मर जाएंगे। इस तरह से आपका खेत अच्छा रहेगा। और एक चीज का जो ध्यान रखना है कि जैविक खेती में आपको मैंने कि दवाइयां जो सामान्यतः किसान डालते हैं वो नहीं डालना है। उसके लिए आपको कुछ पत्तियों के अर्क हैं, जैसे कि नीम के पत्ती के अर्क हैं, लहसुन का अर्क है, प्याज का अर्क है, इन सब का करें। इसके लिए आप अपने क्षेत्र के कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से जुड़ सकते हैं। और आप मुझसे भी कुछ बात करना चाहें तो मेरा जो नंबर है 91116050। ये हमारा नंबर है, उससे भी बात आप कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी कारण से जब बीमारी ज्यादा हो, अगर आपको दवाइयां डालना है तो इसके लिए सबसे पहले देख लें कि वो आपको खेती में जैविक खेती में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। इस संदर्भ में आपको मैं बताऊं कि जैसे जले हुए गोबर की राख को हम पहले बहुत उपयोग करते थे, लेकिन अगर आप
जैविक खेती का सर्टिफाइड रूप कर रहे हैं तो उसमें ये प्रतिबंधित है, उसे नहीं डालना चाहिए। अब आपको हम बात करेंगे कि इस समय खेती में आप क्या करें। तो जो किसान भाई मैंने धान लगा रहे हैं तो लगभग धान का लगना पूरा हो गया होगा। और अगर आपने धान मैंने कि जो अभी बासमती की आप रोपाई कर सकते हैं, बासमती और शीघ्र पकने वाली धानों का रोपाई कर सकते हैं। और अगर आपका पौध की उम्र 30 दिन से ज्यादा का हो गया है तो आप नजदीक नजदीक में रोपाई करें। एक स्थान पर 2 से 3 पौध की रोपाई करें और पौध की गहराई 2 सेंटीमीटर से ज्यादा ना रखें, नहीं तो उसमें कल्ले कम निकलते हैं। उसी तरीके से अगर गन्ना है तो गन्ना की अगर जो किसान भाई खेती कर रहे हैं उनको तो मैं ये कहूंगा कि जल निकास की व्यवस्था कर लें, क्योंकि गन्ने को अगर आपने वो डाला, गन्ने को अगर आपने में पानी भरा होता है तो उसका नुकसान होता है। और अगर मैंने कि मौका मिले, एक बार हल्की मिट्टी तो आपने चढ़ा ही लिया होगा, और दूसरा अगर मैंने मौका मिले तो अंतिम जुलाई के अंतिम सप्ताह में अच्छी तरीके से मिट्टी चढ़ा दें। और 5 फीट से ऊंचा गन्ना हो गया तो उसकी बंधाई भी करें। तो और अगर फसलों में एक चीज ये है कि गन्ने की फसल में अगर जो पुरानी पत्ती है उनको तोड़ दें तो उसमें रोग कीट कम लगेंगे। और संस्तुति अनुसार अगर जरूरत है तो जैविक मैंने कीटनाशक, या अगर रासायनिक खेती करते हैं तो रासायनिक कीटनाशक डालें। और उसके बाद जैसे मक्का है, इसमें भी बीमारी अगर कुछ हो रही है, और अगर पहले तो निराई गुड़ाई करें, क्योंकि और मिट्टी भी चढ़ा लें तो ये अच्छा रहेगा। और अगर कोई बीमारी लगती है तो करें। और उर्द मूंग एक ऐसी फसल है जिसकी किसान भाई अभी बुआई कर सकते हैं, तो वो मौका लगे तो उनकी बुआई करें। और एक चीज है, किसान भाई इन फसलों की बुआई उर्द मूंग की लाइनों में कतारों में करें तो अच्छा रहेगा, जिससे कि आप खरपतवार का वो नियंत्रण कर सकते हैं। उसी तरह से सोयाबीन तो आपने बुआई कर ही लिया होगा, इन सब में मन करें। और अरहर की देर से प्रजाति वाली का बुआई, जो प्रजाति देर से पकती है उनकी बुआई कर लें। और मूंगफली की बुआई माह के मध्य तक आप कर सकते हैं और खरपतवार निकालें। और तिल आदि की बुआई भी दूसरे पखवाड़े में आप कर सकते हैं। तो इन्हीं के साथ मैं विराम देता हूं। अगर किसानों के कोई प्रश्न होंगे तो मैं आपसे चर्चा करूंगा। धन्यवाद। और आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत इस परिचर्चा में। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय माननीय जी। और आपने बहुत महत्वपूर्ण आज मार्गदर्शन दिया है। जमीन से लेके हमारी खेती में क्या हमें करना है, कैसा प्रयोग करना है, किसान भाई सुन रहे हैं। किसान भाइयों के सवाल हैं। मैं आदरणीय दिनेश जी को चाहूँगा कि जो किसान भाई सवाल करना चाहते हैं तो या तो अनम्यूट करके खुद ही अपना सवाल करें या फिर हम आमंत्रित करें। इसमें सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर किशोर दुबे जी को कि वो आए और कोई अपना जो हमारे मुख्य अतिथि जी से कोई सुझाव हो, सवाल हो तो सादर आमंत्रित हैं आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी। धन्यवाद मुनीलाल जी। आज की कक्षा बहुत अच्छी रही। बहन जी ने बहुत अच्छे तरीके से कक्षा ली। और हमारे आज के जो मुख्य अतिथि है उन्होंने निश्चित रूप से मार्गदर्शन किया है कि भाई बीज से लेकर सॉइल टेस्टिंग से लेकर तो कुछ भी अगर हो जाता है तो कृषि विज्ञान केंद्र की मदद करे। और जो भी उन्होंने नुस्खे बताए हैं कि चाहे वो गार्लिक से, लहसुन से हो, प्याज से हो, या उनके भी कुछ नुस्खे हैं तो वो उनका उपयोग करे। मैं तो यही चाहूंगा कि जैसा डॉक्टर साहब ने बोला कि उनके पास में भी कुछ नुस्खे हैं तो वो यदि कुछ 2-4 बताते हैं, क्योंकि हम सब लोगों के पास में तो कृषि विज्ञान केंद्र या बाकी जो जैविक का अपन काम करते हैं वो तो है,
लेकिन डॉक्टर साहब ने जैसा बोला तो वैसा वो उन्होंने बनाए हुए या उनके पास में जो इंफॉर्मेशन है वो यदि 2 4 5 नुस्खे बता देते हैं तो सभी सदन को और किसानों को लाभ होगा। यही मेरी गुजारिश है। धन्यवाद। हाँ धन्यवाद डॉक्टर तो साहब। हाँ, मैं ये कह रहा था कि एक तो जैसे कि आपने द्विवेदी साहब ने कहा कि आप जब भी खेती शुरू करें तो एक आप अपना खेत का मृदा परीक्षण करा लें, नंबर एक। दूसरा ये है कि अब जैविक खेती अगर करना है तो जैविक खेती दो तरीके की बातें हम करते हैं। अगर आप अपनी अपने उपयोग के लिए कर रहे हैं तो सर्टिफाइड मैंने उनका प्रमाणीकरण करानी जरूरी नहीं होती है। लेकिन अगर आप जैविक खेती के व्यापार में जुड़ना चाहते हैं तो आपके खेत को मैंने आपका पंजीकरण कराना जरूरी होता है। और हर एक राज्य में जैविक खेती के पंजीकरण की व्यवस्था है। और कुछ तो जो परंपरागत कृषि योजना है भारत सरकार का, उसमें तो जैविक खेती के जो पंजीकरण का शुल्क है वो अभी माफ है। लेकिन अगर आप व्यावसायिक स्तर पर जैविक खेती करना चाहते हैं तो एक क्लस्टर में करें, 5 6 किसान मिल लें कि जिससे कि आप मैंने उसमें हो। और आप जो खेती करते हैं उसके लिए आपने आज तक तो रासायनिक खेती अगर कर रहे थे तो आपको 3 साल का समय चाहिए, उसके बाद ही वो पूर्ण जैविक हो पाता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप करें। और दूसरा जहां तक सवाल है कि आप एक काम तो सब किसान भाई करते हैं, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डालते हैं। तो उनके लिए आप जैसे ही 1 कुंटल वो लें माने कि गोबर की खाद, उसे किसी छान के छायादार जगह में रखें और उसमें 1 किलोग्राम मैंने ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास की मिली हुई मैंने वो आती है कल्चर, उसको मिला के छायादार जगह में रखें और उसकी नमी 30% रखें। और अगर पानी की कमी हो तो उसमें मिला दें तो अच्छा रहेगा। और जब 20 से 25 दिन तक छोड़ देंगे तो पूरा का पूरा ढेर जो में सुडोमोनास और इसके जो कल्चर हैं पूरा फैल जाएगा और उसे खेत में डालें। और तो इस तरीके से आपका खेत मजबूत होगा। और जहां तक सवाल है कि अगर आपके पास खाद की कम कम मात्रा है तो आप खेत जहां पर बुआई कर रहे हैं उसके बगल में उनको मैंने डाल सकते हैं, जिससे कि कम में आपका ज्यादा हो जाएगा। और जहां तक सवाल है कि जैविक खेती के लिए नुस्खे, तो एक तो सबसे है कि आप सुडोमोनास और या इनकी जरूर उपयोग करें, सुडोमोनास और इसका। उसके बाद जहां तक सवाल है कि रोग और कीट लगते हैं, तो एक में ये भी पाया गया है कि गौमूत्र जो है, गौमूत्र का भी आप छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन वो पूरा का पूरा देसी गाय का अगर गौमूत्र है तो ये अति उत्तम है। और इसको मैंने आप मैंने कि 1 लीटर को करीब 100 लीटर में घोल के छिड़काव करना चाहिए। तो इससे रोग मैंने आपको कम लगेंगे। और धान में ये देखा गया है कि अगर आप मैंने कि ने गोबर की खाद उपयोग किया है और आप गौमूत्र का हर एक 4 5 दिन के बाद 6 दिन के बाद उपयोग करते हैं तो किसी भी कीटनाशक की उपयोगिता की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। और एक एक ऐसी है कि नीम की जो आजकल तेल की बहुत दवाइयां मिलती हैं उनको आप छिड़काव कर सकते हैं। तो नीम के साथ खूबी ये है कि ये जो है अपना जो फसल में ना रोग लगते हैं ना कीट लगते हैं और ये कीट को भगाते हैं, तो इसका आप उपयोग कर सकते हैं। उसी तरीके से मैंने कि नीम की पत्ती का 10% अर्क का भी छिड़काव कर सकते हैं। और इस तरह से आप करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने पास के किसी विज्ञान केंद्र से कंसल्ट करें। और आजकल भारत सरकार की और विभिन्न विश्वविद्यालयों की अपनी मैंने है जो किसानों की हेल्पलाइन है। जैसे कि अगर मैं पंतनगर विश्वविद्यालय से जुड़ा रहा हूं
तो वहां का जो हमारा नंबर है 05944 234 810, ये जो नंबर है, तो इससे आप अगर आप 9:30 से 1 बजे तक आप कभी भी प्रश्न पूछेंगे तो वो आपको जवाब देंगे। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं तो अब वैसे एक्टिव तो मैं नहीं हूं, लेकिन अगर आप मुझसे भी पूछेंगे तो हम आपको मदद कर पाएंगे। अगर मुझे नहीं आता है तो हम और वैज्ञानिकों से मिलके, व्हाट्सएप नंबर होगा तो उसमें हम आपको नुस्खे बताते रहेंगे कि किस तरीके से जीवामृत, घनामृत ये भी बनेंगे। और जैविक खेती से आगे बढ़ के भी आजकल लोग मैंने कि नेचुरल खेती के बारे में लोग कर रहे हैं, जिसमें कि एक गाय से करीब 8-10 एकड़ तक की खेती की जा सकती है। तो इस तरह की बातों को पढ़ें और वैज्ञानिकों से संपर्क करके अपनी खेती को बढ़िया करें, जिससे कि आप ने रसायन मुक्त चीज खाएं तो बीमारी भी कम होगी और आपके लागत भी कम होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। अभी हमारे महाराष्ट्र से प्रोफेसर डॉक्टर किशोर दुबे जी ने जो आपसे सवाल किया, आपने उसका सुझाव दिया, मार्गदर्शन दिया। अब मैं एक मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के किसान श्री भगवान दास कुशवाहा जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और आदरणीय डॉक्टर साहब से अपना कोई सवाल हो तो मार्गदर्शन लेने का कष्ट करें। अगर भगवान दास जी कुशवाहा जी तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो सादर आमंत्रित हैं। मैं आदरणीय बावला जाट जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और आदरणीय डॉक्टर साहब से अपना सवाल करने का कष्ट करें। जी, अभी आपका म्यूट है आदरणीय बावला जाट जी। राम राम जी, स्वागत है आपका। और राम राम सभी साथियों को। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि आप जीवामृत घन जीवामृत ये बनाते हैं ना, तो देसी गाय बोलते हैं, तो काफी किसान साथियों के हमारे सवाल ये रहते हैं कि एकदम से वो चीजें नहीं कर पा रहा किसान, तो आप उस भैंस के या दूसरी जो गाय है उसके गोबर गोमूत्र से जीवामृत और ये बनाए, तो देखो मेरे हिसाब से तो मेरा मानना तो ये है कि भाई 60-70% तो फायदा होगा। देसी गाय जो है उसका तो एक अलग ही रिजल्ट है, लेकिन 60-70% तो उसका भी तो रिजल्ट होगा। तो जब तक वो देसी गाय नहीं आती अपने पास तब तक इससे भी तो काम चला सकते हैं आप, क्योंकि काफी लोगों को भ्रमित किया गया है इस खेती के अंदर कि नहीं देसी गाय ही होनी जरूरी है, तो उसके दिमाग में ये हो गया कि एकदम से ये खर्चा और जरूरी है। अभी ड्रम लेके आओ, किसान को बुलाया जा सकता है, बरगलाया जा सकता है, लेकिन समझाया नहीं जा सकता। ये मेरा एक मानना है। तो क्यों ना हम उस किसान को उसी तरफ से एक बार शुरुआत करवा दें। एक बार 12 महीने में करेगा और आगे जो है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको मजा आएगा खाने में। एक बार उस फसल का मजा चख लेगा ना, तो उसके बाद वो अपने आप आगे बढ़ जाएगा, वो अपने आप आगे नई नई चीजें खोजनी शुरू कर देगा। ये चीजें मेरे मन में है। एक बार थोड़ा सा इस सवाल को भी आप सोल्व करें तो कैसा रहेगा? हाँ, हाँ आदरणीय किसान भाई, जैसा आपने कहा कि देखिए देसी गाय की 2-3 चीजें बात है जिसकी के लिए लोग देसी गाय बोलते हैं। एक तो देसी गाय में बीमारी कम होती है। अगर आपने कोई देसी नस्ल घर में पाल लिया तो जो पशु डॉक्टर को बुलाने की आपको अगर साल में पहले 5 बार बुलाते थे तो आज एक ही बार बुलाना होगा। और ये पाया गया है कि जो अपन देसी गाय है इनमें लड़ने की क्षमता है। तो देसी गाय नहीं तो मैंने कि आप उसे भी उपयोग कर सकते हैं, मैंने कि भैंस का गोबर या ये कर सकते हैं, लेकिन अच्छा रहेगा कि देसी गाय का रहे तो अच्छा ये होता है, ठीक है ना। लेकिन उसे भी आप उपयोग करके देख सकते हैं। और जहां तक सवाल है कि जैविक खेती का वो खाने के लिए, तो इसका तो मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर पंजाब में जाओ तो वहां पर सब जगह लिखा रहता है कि मैंने कि हम जो हैं मैंने कि मालवा की गेहूं बेचते हैं, मैंने कि क्योंकि मध्य प्रदेश में कम दवाई डलता है
और बनिस्पत पंजाब से, तो उसका स्वाद अलग है, टेस्ट भी अलग होता है। तो अगर किसान भाई पूर्ण रूप से नहीं तो अपने खेत को में कुछ भाग में रखें, मैंने कि बना के उसको उसमें जैविक खेती करें और अपना खुद खा के देखें तो आपको पता लगेगा कि दोनों में क्या अंतर है। अब जैसे कि बैगन की खेती करते हैं तो बैगन में इतनी दवाइयां डलती है कि जो हम खाते हैं तो वो जाके मुझे और आपको परेशानी करता है। इसी कारण है कि पंजाब में आज पूरा का पूरा पंजाब से कैंसर ट्रेन ही चलती है जो कि राजस्थान जाती है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। और नहीं तो कुछ चीजें हैं जिस पर कि कोई लागत नहीं है, जैसे कि आपके गांव में अगर नीम का पेड़ है तो उसके अर्क उपयोग करेंगे तो आपको बीमारी कम लगेगी। उसी तरह से जैसे एक लेंटेना घास होता है जिसको पचफुली बोलते हैं, उसका भी 10% का हल करते हैं। और हल्दी से भी जो उपचार कर सकते हैं, तो इस तरीके से करें। मैंने बस ये चीज है कि आपकी लागत कम होगी। धन्यवाद। आगे। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। मैं आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी को आमंत्रित करता हूं। जब मालवा की बात आ ही गई है मध्य प्रदेश में, तो मैं मालवा के मध्य प्रदेश के पतंजलि किसान सेवा समिति के जिला प्रभारी आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपनी बात रखें। आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी। जी ओम। मैं मध्य प्रदेश से रमेश मेहरा। सर, हमारे जिले में बहुत अधिक मात्रा में धान लगती है और धान में सबसे ज्यादा जो है डीएपी का उपयोग होता है। इस डीएपी के उपयोग को हम कैसे कम करें, इस पे थोड़ा प्रकाश डालेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ओम। हाँ, जैसे कि धान में डीएपी का उपयोग, धान के बाद आप क्या लगाते हैं? गेहूं लगाते होंगे शायद, आता है। तो ये पाया गया है कि अगर धान गेहूं फसल चक्र है, उसमें अगर आपने गेहूं में डीएपी डाला है तो धान में नहीं भी डालेंगे तो उपज में बहुत ज्यादा कमी नहीं होगी। तो अगर आप धान गेहूं फसल चक्र कर रहे हैं तो हम तो आपसे गुजारिश करेंगे कि आप मैंने कि गेहूं में डीएपी डालें। और मैंने उसके बाद मैंने आप अपने खेत में, अगर आपका खेत सिंचित है तो उसमें ढैचा या सनई, अगर आपकी भारी जमीन है तो ढैचा लगाएं, अगर हल्की जमीन है तो उसमें सनई लगाएं और उसका आप ग्रीन मैन्योरिंग कर दें तो आपको डीएपी डालने की जरूरत केवल एक फसल में बचेगी। तो इस तरह से आधा खर्च आ जाएगा आपका। जी, यहाँ पर क्या होता है, गेहूं के बाद मूंग और मूंग के बाद धान, ये लगातार हर वर्ष ये फसल चक्र चल रहा है। ऐसा है कि गेहूं जब आप लगाते हैं जो किसान भाई, तो मैंने क्या बोला कि अगर आपको लागत में कमी करनी है तो गेहूं में डीएपी डाल लें और उसके बाद आप धान में ना डालें। और सबसे अच्छा तो ये होगा गेहूं लगाएं, उसके बाद खेत में आप मैंने कि वो मैंने कि जैविक हरी खाद की खेती करें, उसके बाद फिर धान लगाएं तो आपका अच्छा रहेगा और लागत भी कम रहेगी। जी जी जी। ओ धन्यवाद आदरणीय मेहरा जी। मैं हमारे साथ हमारे साथ वैज्ञानिक भी जुड़े हैं। मैं आदरणीय भुवनेश्वर राय जी को आमंत्रित करता हूँ उत्तर प्रदेश से कुशीनगर जिले से। मैं चाहूंगा कि आपका भी कोई सुझाव हो सके एक आध किलो मूंग फेर गेर के देख लेना पड़े रहो। धन्यवाद आदरणीय मुनीलाल जी। आज की मुख्य अतिथि डॉक्टर साहब को बहुत बहुत अभिवादन, और आज के योग टीचर बहन को भी बहुत बहुत अभिवादन जिन्होंने बहुत अच्छा योग कराया। और जो आज चर्चा चल रहा है बहुत ही अच्छा है। डॉक्टर साहब काफी अनुभवी हैं और उन्होंने जो भी बात बताई बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकल बता रहे हैं। तो उन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना है। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि जो भी प्रक्रियाएं हैं हम करते रहें, चाहे वो
जो लोग जैविक खेती कर रहे हैं, रासायनिक खेती कर रहे हैं, अगर डीएपी भी डाल रहे हैं तो वो धीरे धीरे ही, अगर जिनके मन में आएगा कि नहीं मुझे जैविक खेती ही करना है, तब वो धीरे धीरे अपना डीएपी छोड़ करके जैविक पर आएंगे। तो निश्चित रूप से डॉक्टर साहब का कहना बिल्कुल 101% सत्य है कि अगर आप डीएपी जिस फसल में डालते हैं, अगर मान लीजिए आपने गेहूं में डाल दिया और फिर आपने मूंग ले लिया, फिर उसके बाद धान की फसल ले लिया, तो अगर इस तरह से भी करते हैं तो अगर धान में आप डीएपी न डालें तो भी आपका काम हो जाएगा। और डीएपी की जगह पर अगर आप एजेटोबैक्टर वगैरह इस तरह के जो जैव उर्वरक हैं, अगर 1 किलो 2 किलो आप पर एकड़ के हिसाब से, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि 1 कुंटल गोबर की खाद में नहीं भी ज्यादा मिलता है, थोड़ा सा ही गोबर की खाद में डाल करके अगर आप मिला देते हैं तो वो जो गेहूं के समय का दिया हुआ आपका डीएपी है, और जो डीएपी जो फास्फोरस आपका गेहूं की फसल ले चुका है और कुछ फास्फोरस उस खेत में बचा हुआ है, तो ये जीवाणु जो है वो उस फास्फोरस को फिर आपके दूसरे फसल में कन्वर्ट करके दे देते हैं। तो इस तरह से आप अपनी खेती को आगे बढ़ाते रहें। कहने का मतलब यह है कि आप चाहे जैविक खेती करें या रासायनिक खेती करें, सबसे बड़ा ध्यान अब ये रखना है कि हमारा जो लागत है वो कम हो। लागत कम होगा तभी आपका प्रॉफिट होगा। तो लागत कम करने के लिए आपको हर स्तर पर आपको काम करना होगा कि किस तरह से हम अपने लागत को कम करें। गोबर की खाद, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, गोबर की खाद आप हर व्यक्ति पशु रखा है, गोबर इकट्ठा होता है और मैं देखता हूं कि ज्यादातर गोबर वैसे लोग डाल इकट्ठा करते जाते हैं और फिर वो ले जाकर के एक दिन खेतों में डाल देते हैं। उतना ही गोबर से और भी मटेरियल जो सूखे अगल बगल आपके पड़े हुए हैं, जो आपके खरपतवार पड़े हुए हैं, जो आपके हरा मटेरियल पड़ा हुआ है, पेड़ पौधे की पत्तियां, इन सबको भी उसमें इकट्ठा करते हुए डालिए। आप जो धान का पुआल, ये सब चीजें जो जला देते हैं उसको इकट्ठा किए रहिए, वो पशुओं के आसपास रखे रहिए, उस पर पशु बैठते हैं, वो सब उसमें इकट्ठा करते जाइए। धीरे धीरे करके आपका मटेरियल भी ज्यादा हो जाएगा और आप ज्यादा से ज्यादा खाद भी बना पाएंगे। उस चीजों को उसमें डालिए। ये गोबर की खाद से ज्यादा फायदा करता है और उसमें न्यूट्रिएंट्स भी ज्यादा होते हैं। तो इस तरह से आप बढ़ा करके अपनी खेती को बढ़ाते जाएं। निश्चित रूप से इतना ध्यान रखें कि जैविक खेती या नेचुरल खेती, आप जैविक खेती की तरफ से ही जाएंगे तो नेचुरल खेती अपने आप हो जाएगा। शुरुआत में आपको जैविक खेती की तरफ बढ़ना है और जब आप 2-3 साल जैविक खेती कर लेंगे तो फिर आप नेचुरल खेती की तरफ बढ़ जाएंगे। अंतर इतना ही है कि जैविक खेती में जब आप कोई चीज डाल रहे हैं, जैसा हम लोग बता रहे हैं कि आपको मार्केट से एजोटोबैक्टर ला करके डाल देना है, ट्राइकोडर्मा ला करके 2 किलो डाल देना है, ये सब चीजें फिर आपको उसमें नेचुरल खेती में बंद करना होगा। तो ये थोड़ा सपोर्ट जैविक खेती में आपको मिल जाता है और इस तरह से जब आप परिपूर्ण हो जाएंगे तो आगे बढ़ते चले जाएंगे और फिर आपने अपने काम को आगे बढ़ा लेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। काफी लोग हैं, अपनी अपनी बात को रखेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय भुवनेश्वर राय जी। मैं आदरणीय डॉक्टर साहब को बताना चाहता हूं कि हमारे जो योगाहार कार्यक्रम में जो विषय आते हैं, अगर किसी किसान का कोई विशेष फसल, इस योगाहार कार्यक्रम के अलावा फिर हम जो है उसका एक वेबिनार का आयोजन करते हैं। आदरणीय पवन कुमार जी जो हमारे पतंजलि योग ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट हरिद्वार से, उनके मार्गदर्शन में फिर हम एक वेबिनार करते हैं और किसानों को जोड़ करके वो जो भी समस्या आती है उसका समाधान करवाते हैं। ऐसे हमारे आगर मालवा से एक आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी जो किसानों को ग्रुप बना रहे हैं, किसानों को पदयात्रा कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, किसानों का संगठन और खेती किसानी के लिए प्रशिक्षण दे रहे हैं। ऐसे हम कर्मयोगी आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी को आमंत्रित करते हैं कि वो आए, वो भी अपनी बात रखने का कष्ट करें। आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी तक मेरी आवाज पहुंच रही है?
आगर जी आगर मालवा जी, स्वागत है सर। जी, एक सेकंड में माइक्रोफोन लगा रहा हूँ मेरा। कल आप वेबिनार हुआ उसके बाद जी जी, आपका जो कल वेबिनार हुआ उसके बारे में हमारे चीफ गेस्ट महोदय डॉक्टर साहब को और सदन को अवगत कराएं, और इस प्रकार का, क्योंकि हमारे पूर्व में भी किसानों की समस्याओं का इसी प्रकार के वेबिनार आयोजित होते रहे हैं। आपका स्वागत है। जी जी, कल यो अपने पतंजलि अनुसंधान केंद्र, जो हमारा यो कृषि अनुसंधान केंद्र है वो, और ICMR हैदराबाद के तत्वाधान में आगर मालवा केवी के केंद्र और मध्य प्रदेश के वो भी बहुत सारे केंद्र थे, और पूरे मध्य प्रदेश से किसान जुड़े हुए थे। अन्य राज्यों के किसान भी थे। बड़ी संख्या में किसान लोग कल की वेबिनार में जुड़े थे। सोयाबीन की फसल हमारे यहाँ मुख्यतः आगर जिले में होती है, लेकिन सोयाबीन पिछले 2-3 सालों से किसानों के लिए घाटे का सौदा बनती जा रही है। निर्मल योग ग्राम यात्रा कर रहे थे हम, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती के विषय को लेकर आगर जिले के बहुत सारे गांवों में जाने का काम हुआ। पूरी रोहिणी नक्षत्र के अंदर हम लोग रात्रि को 7 बजे, शाम को 7 से लेकर रात की 11 बजे तक किसानों के बीच बैठते थे और बातचीत करते थे। उसमें विषय आया कि किसान लोग सोयाबीन से पूरी तरह से थक चुके हैं, लेकिन उनके सामने कोई अन्य फसल ऐसी नहीं है जो लाभ का सौदा हो सके। तब मेरी एक दिन बात हमारे CGM साहब पवन कुमार जी से हुई, तो वो बोले कि अपन इसके ऊपर कुछ करते हैं। अगले दिन उनका फोन आता है कि हम लोग मिलेट पे काम कर सकते हैं, मोटे अनाज की फसलों के लिए काम कर सकते हैं। फिर मैं कुछ 15 दिन से योगाहार कार्यक्रम से दूर भी हूं, राजनीतिक गतिविधियों के कारण। भाई साहब से बातचीत हुई, अति व्यस्तता के बीच में 18 तारीख को हमारा वेबिनार फिक्स हुआ। कल 2 बजे से लेकर 5 बजे तक वेबिनार हुआ, जिसमें बाजरा, ज्वार के ऊपर चर्चा की गई एवं उनके वर्ग की जो अन्य फसलें हैं, रागी है, कोदू है, सावा है, राजगिरा है, ऐसी फसलों के ऊपर चर्चा की गई। मोटे अनाजों से हम कैसे प्रॉफिट में आ सकते हैं और मोटे अनाजों के स्टार्टअप क्या हो सकते हैं, मोटे अनाजों की मशीनरीज क्या है, कल उसके ऊपर बहुत विस्तृत चर्चा की गई। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं हैदराबाद ICMR के वैज्ञानिकों को, पतंजलि योगपीठ के हमारे पवन कुमार जी सर, ऋषि कुमार जी, उन्होंने बहुत मेहनत की और बहुत सारा साहित्य कल किसानों के बीच में आया। और ऐसा विश्वास ही है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जरूर हमारे आगर मालवा क्षेत्र के अंदर पुनः बाजरे की और ज्वार की स्थापना हो पाएगी, ऐसा पूर्ण विश्वास है। आगर मालवा केवी के केंद्र के श्री सक्तावत साहब, डॉक्टर दीक्षित जी, ऐसे लोग उससे जुड़े हुए थे। अन्य बहुत सारे किसान बहनें भी हमारे साथ में जुड़ी हुई थी, और 3 घंटे का अच्छा बड़ा सेमिनार हुआ, जिसमें बहुत सारी चीजें बताई गई। अन्य प्रकार के बहुत 50 प्रकार के व्यंजन जो थे, जो हम बाजरे से तैयार कर सकते हैं, उसके ऊपर दक्षिण भारत के व्यंजन हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यंजनों पे भी उस पर चर्चा की गई। और बाजरा की फसल हम कैसे लगा सकते हैं, उससे क्या प्रॉफिट हो सकता है, इस पे बहुत विस्तृत चर्चा हुई। जैविक, अजैविक, किस किस तरीके से इस पे चर्चा की जा सकती है, सब बातचीतें हुई। बहुत अच्छा वेबिनार रहा। मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय श्री राम। धन्यवाद आदरणीय शास्त्री जी, आपके पुरुषार्थ को प्रणाम करता हूं, जो आप किसानों के लिए खूब समर्पित भाव से लगे हुए हैं। जो योगाहार कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, जैविक निर्मल ग्राम अभियान यात्रा, वो आप कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं चूँकि आमंत्रित करना चाहता हूँ आदरणीय विनोद भट्ट जी, डॉक्टर विनोद भट्ट जी देहरादून से इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। मैं उनको भी चाहूँगा कि वो आएँ और वो भी अपना सुझाव, बात रखने का कष्ट करें।
अगर मेरी आवाज़ पहुंच रही हो डॉक्टर विनोद भट्ट जी तक। आदरणीय शरद वर्मा जी इटारसी और नर्मदापुरम से उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कि आप अपनी बात रख सकते हैं। चलिए, अब मैं सीधे पहुंचता हूं जहां हमारा इंतजार था। आदरणीय श्री पवन कुमार जी को वो पतंजलि योगपीठ से हमारे इस सदन में मार्गदर्शन करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा कि वो आए और हम सब सदन को संबोधन करने का कष्ट करें। आदरणीय पवन कुमार जी। जी नमस्कार, सभी को सुप्रभात। और आज की हमारी कक्षा बहुत अच्छी रही है। आज के हमारे मुख्य अतिथि कुमार शैलेंद्र जी को आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आपने बहुत सरल तरीके से जो हम चर्चा करते आ रहे हैं उसको पुनः आपने बताया हमें। और इस तरह से जो हमारे विभिन्न साथी, किसान भाई, वैज्ञानिक जब जुड़ते हैं, बार बार एक चीज को हम बार बार रिपीट भी करते हैं, कुछ उसमें से प्रश्न भी आते हैं, उनका समाधान भी होता है। इसी तरह से हम इस योगाहार की यात्रा में अब शीघ्र ही 450 दिन पूर्ण करने वाले हैं। और मुझे आशा है कि ये जो हमारे अनुभव आ रहे हैं, अनुभव मिल रहे हैं, रोज नए अनुभव हैं, रोज नए तरीके से एक ही समस्या को देखने के तरीके हम लोग इस तरह से ये एक ही मतलब समस्या को विभिन्न पहलुओं से देखने के हमारे पास अवसर मिलते हैं इस कार्य में, इस योगाहार कार्यक्रम के माध्यम से। उससे हमारे जो डाउट्स हैं, कुछ चीज में शंकाएं होती हैं, उसको भी क्लियर करने का मौका मिलता है। तो आज का इस कड़ी में आप सभी का अभिनंदन, जो भी हमारे वक्ताओं ने और साथियों ने विचार दिए, उन सबका बहुत बहुत अभिनंदन। कल की हमारा जो वेबिनार रहा 3 घंटे का लगातार, मुझे भी शक था कि ये 3 घंटे तक क्या हम लगातार इस तरह से सबको जुड़ पाएंगे, क्या सभी लोग इतना समय दे पाएंगे। लेकिन ऐसा लगा कि काफी उसमें रुचि अंत तक के बनी थी। और इसके लिए हमारी सारी टीम ने जो मेहनत की सारा कोऑर्डिनेशन करने में, मुझे अब आगे ये देखना है कि हम इस चीज को, जो हमारे किसान भाई हैं, कैसे इस चीज को लेते हैं, कैसे क्या चीज उसमें से अडॉप्ट करते हैं। और आने वाले समय पर जो भी परिवर्तन आएगा, जहाँ पर भी इस तरह के मिलेट बेस्ड एग्रीकल्चर के ऊपर, जो हम जलवायु परिवर्तन के लिए भी जो बहुत महत्वपूर्ण फसलें हैं, और इसी प्रकार से जो उस पर आधारित जो व्यंजन हैं या उसके प्रोडक्ट्स हैं, उन सब चीजों पर भी हमारे किसान भाई और हमारे अन्य साथी इस पर कार्य करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और इसके लिए जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च IIMR, वो अपने आप में एक अग्रणी संस्थान है, और उसके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं बहुत अच्छे भी हैं। और उसमें और कई और ICR संस्थानों के मुकाबले में उन्होंने एंड टू एंड तक के सारी प्रक्रिया को एक साथ समेटने का प्रयास किया है, और सफलतापूर्वक इसका फायदा भी हुआ है। उस पर मिलेट के आधारित कई सारे स्टार्टअप्स की भी शुरुआत हुई है, और मिलेट के आधारित कई सारे FPO भी बनने अब शुरू हो गए हैं और बन चुके हैं, जो अपना मिलेट के ऊपर काम करते हुए, उत्पादन से लेते हुए और अन्य जो है ना आगे की मूल्य श्रृंखला में वह भी काम कर रहे हैं। तो इस आशा के साथ कि यह इस प्रकार की जो नई जानकारी और नई जो तकनीक है वो किसानों तक पहुंची, और उससे आगे कार्रवाई होगी। आज का अब सत्र भी हमारा काफी विस्तार पूर्वक आज बातचीत भी हुई है, और आने वाले दिनों पर भी हम जो भी नए ऐसे प्रश्न आते हैं, ऐसे जो चीजें हैं जिससे कि लोगों की उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप यहाँ पर हम देने का उसको प्रस्तुत प्रयास करें, उस चीजों पर हम चर्चा करें कि जो हमारी अपेक्षाएं हैं, जो हम सोचते हैं कि वाकई हमारी ये समस्याएं हैं, तो उन्हीं चीजों पर अगर हम चर्चा करते हैं तो वह संवाद सबके लिए लाभप्रद भी होगा,
और उससे हम उन चीज़ों को, उस समस्या को हम कई पहलुओं से देख करके उसके कई सारे समाधान देखने का प्रयास कर सकते हैं। समाधान जरूरी नहीं कि एक ही चीज का एक ही समाधान हो। अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग स्थितियों में क्षमता के आधारित पर समाधान भी अलग अलग हो सकते हैं और इसको एक क्रमबद्ध तरीके से हमें टैकल करने की जरूरत है। एक स्टेप बाय स्टेप में काम करने की जरूरत है। जैसे कि आज ये बताया कि प्राकृतिक खेती को हम एक उसी चरण का एक हिस्सा माने कि हम पहले बाहर से जो भी उत्पाद हमारे पास नहीं है उसको प्रयोग करते हुए, उसके ऊपर ऑब्जर्व करते हुए उस पर हम आगे बढ़ेंगे और उसके बाद फिर प्राकृतिक रूप से हम जब उसमें अनुभव आ जाते हैं उसको प्राकृतिक खेती के रूप में कहें या किसी और रूप में अपनी लागत को कम करते हुए हम अपने काम में सफल होंगे। अपने लिए भी विष मुक्त भोजन तैयार करें, पहले शुरुआत अपने आप से करें और उसके बाद जो बाकी उपभोक्ता है उनके लिए भी विष मुक्त भोजन तैयार करें। ऐसी हमारी इस देश के हमारे जो कृषक भाई हैं उनसे अपेक्षा है कि वो इस तरह से क्रमबद्ध तरीके से आने वाले कुछ समय में इस तरह की व्यवस्था में काम करने पर अपना योगदान करेंगे, अपनी लागत भी कम करेंगे और दूसरों के जो उपभोक्ता है वहां तक भी अपना प्रभाव करेंगे कि सबको भोजन जो मिले कम से कम जहर मुक्त हो और इस देश में उनका ये बहुत बड़ा योगदान इस तरह से हो सकता है। तो ये आज की मेरे लिए मेरी तरफ से बस मुझे इतना ही कहना है कि हम सिस्टमैटिक रूप से और क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हैं। अपने छोटे छोटे कदम उठाते हुए आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम निश्चित रूप से इस अपने प्राकृतिक खेती के, जैविक खेती के जो हम जिस विषय को लेकर के हम चल रहे हैं इस योगाहार यात्रा में, योगाहार के उत्सव में, उस पर हम निश्चित रूप से सब लोग साथ मिलकर के इसमें अपना योगदान देते हुए अपने कार्य में हम सफल होंगे। नमस्कार आप सभी को, नमस्कार, धन्यवाद। जी ओम। जी ओम। ओम मेहरा जी बताइए। जी, कल की जो वेबिनार हुई सर, वो बहुत महत्वपूर्ण वेबिनार थी और उसमें ना केवल उत्पादन बल्कि पशुओं का भी ध्यान रखा गया। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज थी क्योंकि हमारे यहाँ जो समय समय पर चारे की कमी होती है उससे उस मोटे अनाज लगाने से उनका भी निदान होता है, ऐसा उस वेबिनार में बताया गया कि बहुत तरह की ज्वारों के संबंध में कहा गया, कुछ मीठी ज्वार के संबंध में भी बताया गया और इस तरह से उन्होंने कहा कि इससे गुड़ भी बनाया जा सकता। और एक और अच्छी बात हुई कि कुछ साइलेज तरह की उससे साइलेज भी बनाया जा सकता है, ऐसा उन्होंने कुछ कहा था। तो मैं आदरणीय वर्मा जी से इस संबंध में पूछना चाहूंगा कि क्या ज्वार का उपयोग भी साइलेज में हो सकता है, एक बात। दूसरी बात सर, निवेदन यह है कि जो वेबिनार हुई वो बहुत अच्छी हुई, पर इस समय थोड़ा और पहले हो जाती। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि अब हैवी वर्षा हो गई है और इस समय वो मोटे अनाज के बोने का समय निकल गया है। तो अब हम भविष्य में जब भी वेबिनार करें तो उसमें ये समय का एक अंतर रहे कि जैसे रबी की फसल आने वाली है तो रबी के फसल से 15 दिन पहले या और भी कोई जो फसल आ रही है उसके 15 दिन पहले से, और 2 दिन हमें ऐसे भी मिलने चाहिए कि वेबिनार के 2 दिन पहले 3 दिन पहले ये बात आ जाए कि उस दिन वेबिनार होने वाली है, तो बहुत सारे किसानों से भी संपर्क किया जा सकता। तत्काल ये बात आती है कि वेबिनार कल है और सारे किसानों से एक साथ बात की जाए। इस पर थोड़ा ध्यान देंगे तो ये बहुत ही उपयोगी होगी और बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच जाएगी। कल भी लगभग 100 से ऊपर जुड़े थे। ये बहुत अच्छी रही वेबिनार और इसमें संख्या भी बहुत अच्छी थी। ओम जी। ओम जी सर। जी रमेश जी नमस्कार। मैं ये वेबिनार 1 महीना पहले, 1 सवा महीना पहले आयोजित करने का कार्यक्रम शुरू हो रहा था, लेकिन संस्थान के वैज्ञानिकों की उपलब्धता नहीं हो पा रही जी जी और कल भी जो उनके मुख्य कार्यकारी थे उनको भी लास्ट मोमेंट में
अटेंड नहीं कर पाए और उनको जाना पड़ गया। तो इस वजह से हमने सोचा था कि इसको हम जून के शुरुआत में जी जी जी, वो जब बहुत भूपेंद्र जी की बहुत, यात्रा चल रही थी, हाँ तब से, लेकिन नहीं हो पाया। कोशिश यही थी, लेकिन आने वाले समय पर जब भी कोई इस तरह की विषय पर बातचीत होती है तो हम कोशिश यही करते हैं कि इसको समय से जो कार्य होना है उससे पहले उस पर कर लें। लेकिन कोई बात नहीं, अब ये रिकॉर्डिंग भी इसकी लाइव भी रखी थी, फेसबुक लाइव में भी इसको रखा हुआ है, तो आने वाले समय पर इसकी रिकॉर्डिंग भी देखी जा सकती है और इसका उपयोग कर सकते हैं आने वाले समय में। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका जो प्रयास रहा है। कल लाइव फेसबुक पे भी हम लोग सब लोग शेयर करेंगे तो सारे अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचेंगे। किसान 100 के ऊपर हो गए थे और वो जुड़ नहीं पा रहे थे। इतना उत्साह था किसानों में इस विषय को लेकर के, और मैं तो आपके इस पुरुषार्थ को प्रणाम करता हूं कि किसानों के हित के लिए आप हमेशा तैयार रहते हैं। सदन में सदन खुला हुआ है और मैं शरद वर्मा जी सदन में जुड़े हुए हैं। जी जी सर, जी आदरणीय शरद वर्मा जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए और साइलेज की जब बात आ रही है तो आप सदन अपनी को बात रखें। कोटि कोटि प्रणाम। आज का जो एक आज की जो है बहुत उपयोगी थी, और जो रमेश मेहरा जी ने बताया कि जो ज्वार है उसका साइलेज बन सकता है कि नहीं, मैं बताना चाहता हूं कि ज्वार, बाजरा, इन सभी सकता है और बहुत अच्छा साइलेज बनता है। आप जितनी भी आपका मक्का तो है ही, आपकी हो गई, बाजरा हो गई, इन सभी का आप साइलेज बना सकते हैं और बहुत अच्छा साइलेज बनता है। जी ओम जी, कल उन्होंने एक जानकारी दी थी कि एक ज्वार ऐसी है जो साल भर चल सकती है। जैसे हम जो एक काटेंगे तो वो कोई ज्वार की किस्म विकसित की है जो साल भर तक हमको हरा चारा देगी, ऐसा कल वेबिनार में बताया गया है। तो वो चीज यदि होती है तो पशुओं के लिए बहुत ही अति उत्तम होगी, बहुत वरदान साबित होगी। वो अपने को बीज उपलब्ध करवाना है उसका। जी जी जी, पवन सर और मुन्नीलाल सर से बोलेंगे बीज उपलब्ध करवाएं उसका सर। जी, बीज मिल जाएगा तो हो जाएगा वो। जी जी शरद भैया, जी बिल्कुल अवश्य बीज की व्यवस्था की जाएगी और अब हम सबको ध्यान रखना है। और सदन खुला हुआ है, आप कोई भी हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर साहब से सदन से कोई भी बात सवाल कर सकते हैं। मैं सादर आमंत्रित करता हूं, कोई भी अनम्यूट करके किसान भाई अपने सवाल कर सकते हैं। हमारे आदरणीय वैज्ञानिक भाई अपना सुझाव दे सकते हैं। हम आमंत्रित करते, किसी के मन में अगर कोई बात हो तो सादर आमंत्रित है, अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं। हेलो मुन्नीलाल जी। जी हेलो हेलो जी, अभी सदन जी ने जो बात मैं एक मिनट ये कुमार कह साहब, रहा था जी कुमार साहब, डॉक्टर किशोर दुबे जी का सुन के आपको अभी हाल सुनते हैं। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी। धन्यवाद मुन्नीलाल जी। हाँ, अभी शरद जी ने और मेहरा जी ने जो बात कही थी मीठी ज्वार की, मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूँ कि राहुरी कृषि विश्वविद्यालय, ये जो महाराष्ट्र में है, इन्होंने करीब 15-20 साल के पहले मीठी ज्वार की किस्म निकाली, और मीठी ज्वार की जो किस्म है वो मीठी ज्वार की किस्म 30-40 एकड़ उन्होंने लगाया था, और उसको शुगर फैक्ट्री में डाल के वहां उसकी शक्कर भी बनाई थी, मैं जानकारी देना चाहता हूँ। तो और उस तरह की उन्होंने कई किस्में वहां पे डेवलप की है, निर्माण किया है। तो निश्चित रूप से अब 20 साल के पहले की ये व्यवस्था है, तो वहां से यदि बीज मंगाना है तो निश्चित रूप से ये वहां से बीज मंगाए जा सकते हैं। राहुरी कृषि विश्वविद्यालय, महात्मा फुले कृषि विश्वविद्यालय राहुरी, यही उसका एड्रेस है। और वहां पे ऐसी मीठी ज्वार की कई किस्में निकाली गई है, और जिससे खांडसरी शक्कर और शक्कर, गुड़, ये सब बनाने का भी बड़े पैमाने पे प्रयोग किया गया है। तो उनसे संपर्क करके
बीजों की क्या मात्रा और उसमें और भी जो अनुसंधान हुए, सुधार हुए हैं, उसके बारे में जानकारी हासिल की जा सकती है। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आपने अपने सुझाव दिया। आदरणीय जो बीज की बात आदरणीय शरद जी ने रखी, आपने सुझाव दिया। और मैं आदरणीय कुमार साहब को आमंत्रित करता हूं कि वो आए अपनी बात रखें। हाँ किसान भाइयों, तो जहां तक सवाल है ज्वार की, जो बहुकट्टी, दो तरह की ज्वार होती है। एक तो एक कटा जाता है, दूसरा होता है जिसकी बहुकट्टी है, 2-3 कटिंग कर सकते हैं। उसके बीज आपको पंतनगर विश्वविद्यालय से भी मिल सकता है। और जहां तक सवाल है कि एक तो आप कोई भी खेती करें तो जितने भी पदार्थ जो आपके उपयोग नहीं है उनको जलाएं नहीं। और जैसे कि आजकल माने कि जैविक संस्थान जो हमारा गाजियाबाद में, उन्होंने बायोडिकम्पोजर बनाया है, जिससे कि सभी जो पौधों के अपशिष्ट हैं वो जल्दी सड़ जाते हैं, तो उसका भी उपयोग कर सकते हैं। और जहां तक सवाल है कि अगर खेत में फास्फोरस बहुत कम उपयोग होता है, बाकी सब जमीन में फिक्स हो जाता है, तो उसके लिए कि जैसा कि मैंने कि जैविक खाद आता है, जिसको कि आप उससे बीज को शोधित कर देंगे तो वो जो फास्फोरस है वो आपको उपयोग में आ जाएगा। तो ये चीजें हैं जिसे करके आप, और सबसे बड़ी अगर जो गलती ये हो रही है कि जैसे एक गाय, अगर आपने एक ही गाय पाल रखा, वो करीब 10 किलो गोबर करता है और 10 किलो ही मूत्र त्याग करती है। उसका आप मने कि उपयोग करें। मूत्र अधिकतर जो हमारे किसान भाइयों का मने कि गौशाला है, वो सभी ये कच्चे होते हैं, तो मूत्र तो वहीं जमीन में चला जाता है। अतः अच्छा रहेगा कि अगर आप अपने गौशाला में थोड़ी सी मने कि पुआल या पत्ती डाल दें, और जब वो मने गौमूत्र से भीग जाए तो उसे अपने कंपोस्ट में डालें। और आजकल एक बड़ी चलन हो गई कि लोगों ने कंपोस्ट बनाना ही छोड़ दिया। सड़क के किनारे गोबर रख देते हैं और उसके बाद उसको उस पर धूप, वर्षा, तो उसमें तत्व लगभग ना के बराबर रहता है। तो आप एक गड्ढा बना के माने कि उसमें गोबर डालें, और गड्ढा भी छायादार जगह पर बनाएं, जैसे कोई बड़ा पेड़ है उसके नीचे, और उसमें बाहर से पानी ना जाए, और बढ़िया से सड़ा के उसका उपयोग करें तो बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय कुमार साहब, आपने जो खाद गौमूत्र और गोबर का जो खाद बनाने की विधि बताई है, उपयोग करने की विधि बताई, आपको बहुत बहुत साधुवाद। इसी प्रकार का और भी हमारे कोई किसान भाई अपनी बात अगर चाहें तो। जी आदरणीय पुण्यकाम समर्थ जी बिहार से मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। जी डॉक्टर साहब को मेरा प्रणाम, और मैं बिहार से बोल रहा हूँ। सर मेरा जिज्ञासा था वर्मिंग कंपोस्ट में, सर जो आपने बताया कि उसमें ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास मिलाकर और 1 महीना के बाद प्रयोग करने से उसका विशेष लाभ किसानों हम लोगों को मिलेगा। तो उसमें मैं जानना चाह रहा था कि यदि 1 महीना के बाद कितना दिन तक वो प्रभावी रहता है, यदि और अधिक दिन तक हम लोग रख पाए जरूरत हो तो कब तक प्रभावी रहता है स्यूडोमोनास और ट्राइकोडर्मा का असर? जी ये थोड़ा सा बताने का कष्ट करते। और वर्मिंग कंपोस्ट यदि तैयार हो गया तो उसको कितना दिन तक हम लोग रख सकते हैं, ये भी बताए थे तो अच्छा रहता है। जी सर प्रणाम। देखिए, जहां तक आपने कहा कि वर्मी कंपोस्ट, तो अगर आप जैसे वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, तो अगर वो जो ढेर बना रहे हैं, अगर उसमें आपने सूडोमोनास डाल दिया, तो पंतनगर में रिसर्च में ये पाया गया है कि उसमें केचुए की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ती है। ठीक है ना? तो एक तरीके से तो उसमें खाद अच्छा से बना सकते हैं। और जो वर्मी कंपोस्ट आप बना लेते हैं, अगर उसे छायादार जगह में रखा जाए, उसकी नमी ना सूखे, तो इसे 1-2 महीने आराम से, 3 महीने रख सकते हैं। और जहां तक सवाल है कि वो आपने जो हमने बताया कि वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद में मैंने सूडोमोनास और मैंने ट्राइकोडर्मा का मिश्रण मिला के, इसका मात्र उपयोग ये है कि पूरे जो 1 किलो
आपका ये कल्चर है वो पूरे खेत में पड़ जाए, अगर छायादार जगह नमी बनी रहेगी तो आप 1-2 महीने रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। जी डॉक्टर साहब प्रणाम।